अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हमें नॉर्मल लाइट को डिफ्रेक्ट कराना होता है तो हम बड़ी सिंपल तरीके से डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को इस्तेमाल कर लेते हैं। जब नॉर्मल विजिबल लाइट जो है वो पास होती है डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग से तो हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न नज़र आता है। लेकिन अगर बात की जाए एक ऐसी रेडिएशन की जिसकी वेवलेंथ जो है वो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उससे भी कम हो, मिसाल के तौर पे एक्स रेज, तो उसके डिफ्रेक्शन को कैसे देखेंगे, उसके डिफ्रेक्शन को कैसे समझेंगे, यही आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन। और फिर जो है उसको डिस्कवर किया था W.L. ब्रैग ने, और एक इक्वेशन है जिसे कहते हैं ब्रैग्स लॉ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्स रेज है ना वो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ रखती हैं, ठीक है, और काफ़ी कम होती है विजिबल और अल्ट्रा वायलेट लाइट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि जो एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिहाज से। नॉर्मली जो एक्सरेज होती हैं उनकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से लेके 0.01 नैनोमीटर होती है। ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। इसीलिए जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन है उसको हम नॉर्मल कॉमन ग्रेटिंग से नहीं देख सकते। ये है सबसे अहम बात। भाई, नॉर्मल लाइट को तो आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए डिफ्रैक्शन करवा दिया, लेकिन एक्स रेज की वेवलेंथ इतनी शॉर्ट है कि वो आमतौर पे पास कर जाती हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से। जब आर पार गुजर जाएंगी तो जाहिर सी बात है डिफ्रैक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ उनका डिफ्रैक्शन देखना तो बड़ा सिंपल सा काम ये करना पड़ता है कि हमें क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे क्रिस्टल है रॉक सॉल्ट का। सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है जिसमें जो एटम्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होते हैं, एक ख़ास फासला होता है हर दो एटम के दरमियान में या उनके प्लेन्स के दरमियान में, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जो कि 2 से लेके 5 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। यानी कि समझ लो कि ये कह रहे हैं कि 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर से लेके 5 एक्सपोनेंट -10 मीटर तक का ये होता है डिस्टेंस जो दो एटम या दो एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान में पाया जाता है। इसी वजह से अगर मुझे डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है एक्स रेज का तो वो मैं इन क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि जब एक्स रेज टकराती हैं इन क्रिस्टल से तो वो डिफ्रेक्ट हो जाती हैं। सही है ना? तो अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मसला ये था कि उसकी लाइन के दरमियान में गैप जितना होता है उनमें से तो एक्स रेज बिना बेंड हुए गुजर जाती हैं, तो उनको बेंड करवाने के लिए हमें उसे किसी क्रिस्टल से गुजारना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये जो है ना रॉक सॉल्ट क्रिस्टल है, तो अगर आप इसको जो है वो जूम करके देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ पर सारे सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, और ये पर्टिकुलर शेप जो है वो क्यूबिकल होता है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ये है एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। सही है, ये डिफ्रैक्शन करने का काम करता है एक्स रेज का। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक हमारे पास एक एक्सरे इमिटर है तो हम क्या करते हैं, इस एक्सरे इमिटर के सामने जो है वो कोई क्रिस्टल रख देते हैं, अब चाहे वो रॉक सॉल्ट क्रिस्टल हो या जो भी क्रिस्टल हो, और क्या करते हैं सामने की तरफ एक फिल्म लगा देते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म, जिससे एक्सरे जाके टकराएगी तो फिर नज़र आएगा कि एक्सरे कहाँ कहाँ पहुँची। और ये वही फिल्म है जो कि आमतौर पर एक्सरेज वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग समझते हैं कि एक्सरे वो है, वो जो हम बोन्स का कराते हैं ना, तो जो पेपर आता है बोलते हैं भाई वो एक्सरे है। एक्चुअली वो फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म होती है, और एक्स रेज तो वो रेज हैं जिनके ज़रिए वो प्लॉट होती है। तो अगर मिसाल के तौर पे एक्स रेज इस इमिटर से निकलती हैं तो क्रिस्टल से गुजरती हैं, तो क्रिस्टल से टकरा कर मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर बेंड हो जाती हैं, डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। जिन पॉइंट्स पर जाकर टकराती हैं पता लग जाता है कि देखो एक्स रेज जो है वो किसी पॉइंट पर जाकर डिफ्रैक्ट हो रही हैं किसी न किसी एंगल के ऊपर। तो सिंपल सी लॉजिक ये हो गई कि जो एक्स रेज हैं उनको डिफ्रेक्ट कराने के लिए हमें किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से गुजारना पड़ता है, जैसे कॉमन रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल होता है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास पैरेलल लैटिस है प्लेन्स का जो कि यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, और उन एटम के जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो डी के बराबर है। मिसाल के तौर पे ये सारी की सारी अरेंजमेंट है एटम्स की। एटम्स इस तरीके से अरेंज हुए हैं, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं, और हर एक प्लेन के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो डी के बराबर है। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पर कोई रे ऑफ लाइट आके टकराती है तो वो इस एटम के ज़रिए टकरा कर डिफ्रैक्ट हो रही है, और एक दूसरी रे बना लेते हैं जो उसी के नीचे वाले एटम से डिफ्रैक्ट हो रही है।
तो आपको नज़र आ रही हैं जो दो रेज़ हैं, इनमें से एक रे ने ज़्यादा फासला तय करा है और एक रे ने कम फासला तय करा है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो रे 2 है उसने रे 1 से ज़्यादा फासला तय करा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस रे ने ज़्यादा फासला तय करा, किस रे ने कम फासला तय करा, क्योंकि हमें डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए पाथ डिफरेंस को समझना पड़ता है। पाथ डिफरेंस का मतलब वो रे जिसने ज़्यादा फासला तय करा उसका कितना रास्ते का फ़र्क है उस रे से जिसने कम फासला तय करा। इसी को जूम करके देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है ये आ गई रे 1 जिसने ये वाला फासला तय करा है, ये आ गई रे 2। और अभी तक हमें ये मालूम है कि जो रे 2 है उसने जो है वो ज़्यादा फासला तय करा हुआ है, पर कितना फासला तय करा हुआ है एक्स्ट्रा, उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए रे 1 से रे 2 की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सही है, परपेंडिकुलर से पता लग जाए कितना एक्स्ट्रा फासला तय करा। तो रे 1 के इस पॉइंट से रे 2 की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा फासला तय करा है। अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब जो पाथ डिफरेंस था ना, जो एक्स्ट्रा फासला तय करा था ये वाली रे ने, वो आपको नज़र आ गया। वो इधर से लेके इधर तक का है और इधर से लेके इधर तक का है। ये एक्स्ट्रा फासला है जो रे 2 ने तय किया हुआ है, जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया। इसी पर बेसिकली हमें काम करना है। और ये जो फासला है ये डी के बराबर है दो एटम्स के दरमियान का, और हमने पॉइंट से नाम दे दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। जो एंगल बन रहा है वो एंगल बना लेते हैं, ये आ गया एंगल थीटा और इधर भी एंगल बन जाएगा थीटा, और ये बन रहा है आपके सामने 90 डिग्रीज ना। तो कितना एक्स्ट्रा फासला तय करा है, बी से लेके सी तक का और सी से लेके डी तक का। दो एक्स्ट्रा फासले जो तय हुए हैं, जो पाथ डिफरेंस है वो बी से सी प्लस सी से डी निकाला जा सकता है। उसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, हमने क्या करा, हमने बोल दिया भाई ये चीज़ किसके बराबर है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब मुझे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर फिगर के मुताबिक देखें, अकॉर्डिंग टू फिगर जो एक्स्ट्रा फासला तय करा है रे 2 ने, पाथ डिफरेंस हम कह सकते हैं किसके दरमियान का है, रे 2 और रे 1 के दरमियान का, R2 माइनस R1। एक्चुअली वो किसके बराबर आ सकता है, पाथ डिफरेंस दो पॉइंट्स को ऐड करके, ये जो है ना बी से लेके सी का जो डिस्टेंस है प्लस सी से लेके जो डी तक का डिस्टेंस है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं और वैल्यू पुट कर दूं तो सीधा सीधा जो है ना मुझे पाथ डिफरेंस पता लग जाएगा कि पाथ डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले देखो, आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा, इन ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ना ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो आप बताइए साइन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा वैसे बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो थीटा के सामने वाली साइड बी से सी तक का फासला आ गया, बी से सी तक का फासला आ गया डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब है 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि ए से लेके सी तक है, ये आ गई ए से लेके सी। यानी कि अगर मुझे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बी से लेके सी तक का चाहिए था मुझे, तो ए सी जो है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, साइन थीटा के साथ। और ए से लेके सी तक का जो फासला है वो क्लियरली नज़र आ रहा है डी के बराबर है, जो कि होता है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल। तो इसको हम जाहिर कर देंगे डी से, ये आ गया डी साइन थीटा। तो हमने एक ट्राइंगल को इस्तेमाल करके बी से सी तक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसी पैटर्न पर दूसरे वाले ट्राइंगल को इस्तेमाल कर लो, ए सी डी, वैसे तो बिल्कुल सिमिलर ही है। अगर हम बात करें ट्राइंगल ए सी डी की, तो क्लियर बात यह है कि साइन थीटा एक्चुअली बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे इस ट्राइंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वाली साइड, सी से डी वाली साइड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि वही ए से सी वाली साइड, ए से सी वाली साइड। रीअरेंज करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, सी से लेकर डी तक का आंसर बराबर आ जाएगा ए सी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से, और फिर वही बात है ए से लेके सी तक का जो फासला है वो असल में बराबर है डी के, ये आ गया डी साइन थीटा सी से लेके डी तक का। तो गौर से देखो, जो पाथ डिफरेंस था ना, जो बी से सी तक का फासला प्लस सी से डी तक का फासला था, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, दोनों की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली है। ये भी डी साइन थीटा है, ये भी डी साइन थीटा है। तो अगर वैल्यूज़ पुट कर दें इक्वेशन 1 में
पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट ये मिलेगा, जो टोटल पार्ट डिफरेंस है वो बराबर आ जाएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। तो ये ऐड होने के बाद हो गए बराबर 2d साइन थीटा के, और यहाँ पे लिखा हुआ है पाथ डिफरेंस। सही है, तो आंसर आ गया पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस दो हो सकता है, मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए। हम मैक्सिमा के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब ये है कि जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आएगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए बराबर m लैम्डा के। सही है, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, और जो कंडीशन है इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब आप देखो इक्वेशन 2 और 3 जो है, आप इनको कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर हम करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इनको कंपेयर करते हैं तो पता चला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब m लैम्डा बराबर आ जाएगा 2d साइन थीटा के। सही है, और यही जो इक्वेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, दिस इक्वेशन इज नोन एज, इसी को कहते हैं ब्रैग्स लॉ। असल में जो ब्रैग्स लॉ है वो कोई ऐसे स्टेटमेंट वाला लॉ नहीं है, बल्कि वो मैथमेटिकल लॉ है जो कि हमें रिलेशन देता है m लैम्डा का प्रोडक्ट है वो हमेशा बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एटॉमिक जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस इनटू साइन थीटा। क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? देखो m जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या है कि कौन सी वाली रे है, कौन सा वाला ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अच्छा, लैम्डा जाहिर करता है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो हो सकता है भाई कभी हमें वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फाइंड करनी हो तो हम डिफ्रैक्शन के ज़रिए उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। डी जो है यह है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स, जो एटॉमिक प्लेन्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस है। और जो ये है ना, ये एंगल है कि किस एंगल के ऊपर एक्सरेज जो है वो डिफ्रैक्ट करती हैं, वो सब डिपेंड करता है इसी एंगल के ऊपर। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है वो डिफ्रैक्टिंग एंगल है। ठीक है ना, कि किस एंगल के ऊपर डिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये एंगल है। सही है ना। तो भाई ये ब्रैग्स लॉ है जिसके ज़रिए अब आप इनमें से कोई भी क्वांटिटी जो है मालूम कर सकते हैं अगर आपको बाकी मालूम हो। और इसी तरीके से हम एक्सरे की डिफ्रैक्शन को अचीव करते हैं। और यही हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।